नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हैं दरोगा जी। तो दरोगा जी कैसन बा, कैसे हैं दरोगा जी? आप फटाफट से मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको रही होगी। क्लास को लेने के लिए आप सभी बिल्कुल धुआंधार भौकाल तरीके से तैयार होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या आपको दूर दूर तक नहीं आ रही होगी। मुझे फटाफट बता दीजिए, किसी और प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। क्लास के अंदर आ चुके छात्र आरती कुमारी, शिवानी सिंह, किंग ऑफ अयोध्या भी क्लास में आ चुके हैं। पहले इनका नाम हुआ करता था गजोधर, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को राजा मान लिया। कैसे राजा मान लिया? ये मूल विधि की मेरी क्लास रोज देखते थे और धीरे धीरे ये एक दिन दरोगा से राजा तक पहुंच गए। तो पहले ये दरोगा बने, देन ये राजा बने, आज ये किंग ऑफ अयोध्या हैं। ठीक है कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? ठीक है, ये आपका मूल विधि का 11वें नंबर का लेक्चर है। और जी हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं कि मैं आपके लिए अब इस क्लास को रेगुलर करा दूं, क्योंकि अभी उतना समय नहीं बचा है कि अभी और चीजों को डिले किया जाए। नहीं, अब समय आ चुका है इस चीज को रेगुलर करने का। तो यदि आप सभी तैयार होंगे, इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आएंगे उन चीजों पर निर्भरता होगी। अगर आप रोज 10:30 बजे के लिए तैयार हैं तो जी हाँ, मैं भी तैयार हूं इसको रेगुलर करने के लिए। लास्ट क्लास मेरे ख्याल से आपने ले ली होगी। आज ये सेकंड नंबर का पार्ट है जिसमें हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको मूल विधि के अंदर लेक्चर नंबर 11 देखने को मिलता है। इससे पहले सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे, कंप्लीटली अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। यह बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को बहुत ताबड़तोड़ लेवल पर। ठीक है, चलिए। अगर मैं बात करूं मूल विधि के अंदर आपका ये ओवरऑल सिलेबस होता है जो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसके अंदर एक अधिनियम आता है। अच्छा, ये सारे एक्ट मैं आपको कवर कराने वाला हूं। दहेज प्रतिशत करा चुका हूं, बाल विवाह करा चुका हूं, शिक्षा का अधिकार बचा हुआ है, घरेलू हिंसा करा चुका हूं, स्त्री अशिष्ट रूपण करा चुका हूं, पोस्को SC SC बचे हैं। इसके अलावा यातायात नियम का एक एक्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बताऊं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका चल रहा है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, टुडे इट विल बी कंप्लीटेड। टुडे ये कंप्लीट हो जाएगा और अगला अधिनियम इसके बाद जो मैं उठाने वाला हूं वो होगा SC ST एक्ट। मैं पहले ही सोच चुका हूं कि अब मैं SC ST एक्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा डिमांडेड होता है, प्लस उसके सवाल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इस टॉपिक के हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास के अंदर जब मैं चर्चा कर रहा था तो लास्ट क्लास में कुछ आपकी धारा यहां तक हो चुकी थी। भाग 4, धारा 4 से लेके 6, यानी कि हम इसको क्लियर कर चुके थे। फटाफट मुझे बताओ, यहां से किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या है तो फटाफट से बता दीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से फटाफट बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बिना परेशानी के मुझे बता दीजिए। सेक्शन 6 तक कर चुके हैं। अब हम यहां से शुरुआत करेंगे। इसके अंदर कितने भाग होते हैं? मैं बेसिक 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। हमारा एक्ट कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन ओरली पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं इस चीज को यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हमारा विषय क्या, टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दूसरा वीडियो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको देखने को मिलता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको देखने को मिलता है। संरक्षण अधिनियम आपको देखने को मिलता है। कहने की बात क्या हुई? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने को मिलता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको देखने को मिलता है। अब मुझे पहले आप जवाब दो कि सर जी एक बात बताओ, ये किस ईयर में आया था या फिर इसकी लागू तिथि कौन सी है? लागू तिथि क्या है? फटाफट बताइए। इसके अंदर कितने आपको देखने को मिलते हैं भाग? इसके अंदर कितने सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं? यानी इसके अंदर कितने मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं जो धारा के तौर पर ज्ञात रखने होते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब लेकर आया गया था तो पूछा जा सकता है संवैधानिक आर्टिकल इससे कौन कौन से रिलेटेड हैं। कि संवैधानिक आर्टिकल आपके कौन कौन से रिलेटेड हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इससे कितने रिलेट करेंगे, सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यूपीएसआई लवर गुंजू का कहना है कि गुंजू कहती हैं कि सर इसमें 4 भाग हैं। गुंजू कितने भाग अब तक आप पढ़ चुकी हैं? सेक्शन 26 बता रही हैं ये, लेकिन लागू तिथि में ये गलती कर रही हैं। और भी बच्चे हैं जो लागू तिथि में गलती कर रहे हैं, लेकिन मनीषा के द्वारा सही जवाब दिया गया। कह रही है कि सर ये 19 तारीख की बात है। 19 तारीख में क्योंकि जन्मदिन आता है इनका, तो 19 नवंबर 1986 में तभी अपने जन्मदिन पर इन्होंने इसको लागू करा दिया।
संवैधानिक आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो संवैधानिक अनुच्छेद, सबसे पहले संवैधानिक अनुच्छेद में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 253, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज से इसको संबंधित करता है। आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 48A, जो हमें बताता है इसी के बारे में कि किस प्रकार से राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा करवाए। और बच्चे इसमें आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलता है 51A का G आपको देखने को मिलता है, जो सेम चीज के बारे में चर्चा करता है, जो इसी के बारे में चर्चा करता है, बात करता है, बताता है। ठीक है, 6 भाग है सर, 6 भाग है। 6 भाग किसने बोला बे तुम्हें? क्या बे? देखो 6 भाग नहीं है बाबू, इसके अंदर 4 भाग है। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। ये देखो, इसके 4 भाग आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में शायद मैं यहां पे इसको 3 लिख गया हूं, 4 हैं पर ये, है ना। और वैसे भी गिनती में इतना तो आप समझते ही हैं कि 3 के बाद 4 आएगा, ना कि 3। तो पहला प्रशासनिक प्रिलिमिनरी जितने भी इसके अंदर इंपैक्ट्स होते हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा केंद्र की शक्तियों के बारे में उल्लेख कर चुके हैं। और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, नियंत्रण या दंड के बारे में बात करने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में नियंत्रण या दंड है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे फटाफट से। 2 भाग तक हो चुका है, तीसरे भाग की हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए भाग 3। हेडिंग डालो फटाफट से, भाग 3 आप हेडिंग डाल लेंगे। आज ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, भाग 3 की हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? भाग 3 आप हेडिंग डाल लेंगे, आज पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, मूल विधि की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो भाई जी हेडिंग क्या है? भाग 3। ये भाग 3 है, भाग 7 भाग 3 है। और सेक्शंस कितने हैं इसमें? 7 से 17 सेक्शंस कितने? 7 से 17। ठीक है, चलो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण, इसका हेडिंग क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, दंड, दंड तथा संबंधित प्रावधान, दंड तथा संबंधित प्रावधान। मतलब कहने की बात यह हुई कि अगर कोई पर्यावरण को खराब करने की कोशिश करता है, अगर कोई पर्यावरण को खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर क्या दंड लगेगा, इसके बारे में बात है। राइट, तो उसको हम लिख लेते हैं अबैटमेंट, पनिशमेंट। अबैटमेंट का मतलब ही पनिशमेंट होता है, तो अबैटमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, पनिशमेंट with respect to environment protection, environment protection आपको देखने को मिल जाएगा, है जी, यही देखने को मिलेगा। हाँ माट साहब, यही देखने को मिलेगा। तो अब इसमें सबसे पहले आपको सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है, चर्चा करते हैं। सेक्शन 7, ठीक है, याद रखिए सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 7 जो बच्चे मुझसे पेड बैच में पढ़ चुके हैं वो सेक्शन 7 के बारे में जानते हैं। जो नहीं पढ़े हैं, पहली बार यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो अब जानेंगे। कई बार बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर जी ये जो है आप पेड में अलग पढ़ाते हैं क्या? नहीं, दरअसल मैं पेड में या फिर फ्री में, यानी यूट्यूब पर, मैं दोनों में कोई मतलब ज्यादा बड़ा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं रखता। वहां थोड़ी रेगुलरिटी है, थोड़ी यहां पे भी चीजें क्लियर है। अगर आप में धैर्य है, आप धैर्यवान हैं, तो आपके लिए दोनों चीजें बराबर है। बात को समझिएगा। वहां आपको अलग थोड़ा सा देखने को मिलता है, वहां थोड़ा अलग थोड़ा मटेरियल है, बट यहां अगर आप वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, दिस इज इनफ। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं कि वहां मैं तुम्हें कुछ अलग पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो सेम ही ना भाई। तो फटाफट से आप लिखेंगे सेक्शन 7 के अंदर क्या है। देखो, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही उद्योग की संक्रियाओं में, पर्यावरण देखो लिख के बताता हूं, औद्योगिक संक्रियाओं में, औद्योगिक संक्रियाओं में, औद्योगिक संक्रियाओं में, औद्योगिक संक्रियाओं में पर्यावरण, पर्यावरण में प्रदूषक, प्रदूषक उत्सर्जन की मनाही, उत्सर्जन पर रोक, उत्सर्जन पर रोक। तो कहने की बात क्या? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ पॉल्यूटेंट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन, प्रोहिबिशन ऑन emitting of pollution, prohibition of emitting of pollution by industries, industries। तो कहने की बात क्या हुई भैया जी? कहने की बात यह हुई कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जो धुआं छोड़ती रहती है ना,
जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे ये फैक्ट्री है, अब जैसे क्लास के अंदर एक दिनेश नाम का लड़का है, तो अब यहाँ पे मान के चलिए ये कंपनी होगी दिनेश इंडस्ट्रीज। अब ये दिनेश इंडस्ट्रीज है, दिनेश भाई का काम क्या है, टायर बनाते हैं ये, ठीक है, इनका काम है टायर बनाते हैं ये, टायर। अब टायर की फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इसमें अब ऐसे वो चलेंगे तो ऐसे आपका ये निकल रहा है, ठीक है, यस, ये धुएं ही धुएं निकल रहा है, यहां से एक और धुएं निकल रहे हैं, तो यहां से जो धुएं निकल रहे हैं दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन। इससे केवल यही पोल्यूशन नहीं होता, इस पोल्यूशन पर तो रोक होगी ही होगी। अगर आपको लग रहा है केवल यही पोल्यूशन है तो नहीं, इससे रेजिडुअल वेस्ट भी निकलेगा, जो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, रेजिडुअल वेस्ट होगा, उस पर भी मनाही होगी, दैट इज ऑल्सो ए पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन होगा, तो इसके बारे में भी याद रखना। तो ये भी पोल्यूशन होगा। तो भाई इसमें ना कई प्रकार के पोल्यूशन होंगे, एयर पोल्यूशन भी होगा, सॉइल पोल्यूशन भी होगा, उन सब चीजों के ऊपर रोक लगाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा केवल वही पोल्यूशन को बताते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस प्रकार का कोई भी परेशानी यहां पर नहीं होगी, इसके बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना, ठीक है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है इसके बाद, ये बहुत कॉमन है, इस पर मनाही होगी, लिमिटेड होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, अपनी मोटरसाइकिलों को पोल्यूशन बनवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पोल्यूशन करने के बाद वो पोल्यूशन, आप एक बात समझो, बहुत प्यारी सी बात समझो, आप लोग अपनी बाइकों के पोल्यूशन बनवाते हो, कार की पोल्यूशन बनवाते हो, हाँ या ना में पहले जवाब दो, क्या आप अपनी बाइक और कार का पोल्यूशन बनवाते हैं? अच्छा, इसमें केवल औद्योगिक संक्रियाएं नहीं है, व्यक्ति या औद्योगिक संक्रियाएं, व्यक्ति भी शामिल है, व्यक्ति अथवा औद्योगिक संक्रियाएं शामिल है, राइट, दोनों शामिल है इसमें। प्रोहिबिशन ऑन द एमिटिंग ऑफ द पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्री और द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल वो मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि बाद में फिर परेशान ना हो, अगला फिर मैं एक और सेक्शन इसमें बना था, सेक्शन 7 का ही बना था, मैं इसी में लिख देता हूं। पोल्यूशन बनवाते हो क्या? पोल्यूशन बनवाने की वजह से क्या तुम्हारी मोटरसाइकिल के, तुम्हारी गाड़ी, ऐसा तो है नहीं कि पोल्यूशन रोक देगी, नहीं रोकेगी ना जी। तो अगर वो नहीं रोकेगी तो फिर पोल्यूशन बनवाने की क्या जरूरत है? सरकार के पास एक ब्यौरा रहेगा कि इतना पोल्यूशन तो हो रहा है, इतना कार्बन एमिशन हो रहा है, क्या है, तो गवर्नमेंट के पास एक डेटा चला जाएगा कि इतना तो पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रोविजन है, वो ये है। उसका मतलब ये नहीं है वो पोल्यूशन रोकने के, नहीं, वो पोल्यूशन के निरूपण के लिए है, केवल उसको देखने के लिए कितना पोल्यूशन हो रहा है। लोग इसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं भाई सरकार का, जबकि उनको जानकारी का अभाव है। सरकार उससे पोल्यूशन नहीं रोकना चाहती, उसका निरूपण करना चाहती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 भी जोर का ही आर्टिकल है, जोर का ही सेक्शन है, धारा 8। धारा 8 क्या कहती है बताइए? धारा 8 के द्वारा किया जाता है, जो परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग कर रहा है, इसको लिखिए, पर्सन हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस टू कंप्लाई विद प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा परिसंकट, अच्छा ये सवाल आया है यूपीएसआई 2021 में, अब देखना तुम अपना दिमाग लगाना पूरा, इसका मैं वैसे क्वेश्चन करा चुका हूं, 2021 में आ चुका है, अब समझना। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो उसे, परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, तो उसे किया जाएगा, तो उसे, तो उसे क्वेश्चन मार्क, तो उसे क्या करना चाहिए? अब मुझे बताएगा, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर है वो मुझे इसका आंसर करो कि भाई जी, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो उसको क्या करना होगा? फटाफट उससे आप बताएंगे कि उसको क्या करना होगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए, क्या उसके द्वारा करना होगा? देखो, प्रतिरक्षाएं, ठीक है, प्रतिरक्षाएं आपको देखने को मिलता है, ठीक है, फटाफट लिखिए, प्रतीयात्मक, सॉरी प्रतीयात्मक। सर एक भोपाल गैस ट्रेजेडी, अभी तुम्हें यही पता नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे मैंने बात कर ली, मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात मैंने कर ली, ठीक है। चलिए, तुम नहीं समझ पाओगे, देखो जी, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा परिसंकट में पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो उसे परिरक्षात्मक, परिरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना होगा, उपायों का प्रयोग करना होगा,
प्रयोग करना होगा, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उपयोग करना होगा, तो उसको परिरक्षात्मक उपायों का प्रयोग करना होगा, ये जरूरी होगा, नेसेसरी है। ठीक है, इफ समवन यूज hazardous substances hazardous substances he must comply with he must comply with he must comply with safety procedures safety procedures प्रोसीजर्स, तो सेफ्टी प्रोसीजर्स का उसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, याद रखना है, तो उसको देखना होगा, अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान रखे वो। तो ये आप देखेंगे सेक्शन 7 और 8 नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, मूविंग फर्दर। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन होगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 भी है, कतिपय मामले अगर हो जाते हैं, कहीं पर किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, लाइक उस तरीके का कोई भी मैटर हो जाता है, तो उसकी जानकारी ट्राइब्यूनल्स को या जो भी उसका रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसको उसकी जानकारी का दिया जाना आपका होता है। ठीक है, चलिए, ऑथोराइज्ड एजेंसीज को एंड अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कतिपय मामलों में। सेक्शन 9 के अंतर्गत लिखा हुआ है कतिपय मामलों में, मतलब कुछ मामलों में, कतिपय मामलों में, कतिपय मामलों में अथॉरिटीज तथा जो अथॉरिटी होती है उसकी अपन बात करना है कि भाई जी अथॉरिटी है, तो कतिपय मामलों में अथॉरिटीज तथा जो भी ऐसी चीजें होती है जो अथॉरिटी के अलावा ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अथॉरिटीज तथा ट्राइब्यूनल्स को जानकारी का दिया जाना, ट्राइब्यूनल्स को जानकारी का दिया जाना। इंग्लिश में इसको लिखने का देखो बड़ा प्राइम तरीका है, इंग्लिश में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कुछ भी लिख दे। फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंग्लिश में लिखा जाएगा फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई जी? ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ट्राइब्यूनल को बोलते हैं प्राधिकरण, ट्राइब्यूनल को बोलते हैं प्राधिकरण। प्राधिकरण कौन सा है? जैसे एनजीटी वगैरह है तो वो भी एक प्रकार के प्राधिकरण ही होते हैं, जो एनजीटी वगैरह है वो भी एक प्रकार के प्राधिकरण ही होते हैं, और इनको बोलते हैं अभिकरण। अथॉरिटी का मतलब होता है अभिकरण, तो अभिकरण को भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी मतलब इस प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए। अभिकरण, प्राधिकरण और अभिकरण को कौन देता है? किसके द्वारा? कंपनी के मालिक द्वारा। किसके द्वारा? कौन देगा जानकारी? किसके द्वारा? बाय हुम द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड। किसके द्वारा जानकारी दी जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए, तो भार साधक व्यक्ति या तो कंपनी का मालिक हो, कंपनी का मालिक हो या भार साधक व्यक्ति है, या भार साधक व्यक्ति। भार साधक व्यक्ति कौन होता है? जो रेस्पॉन्सिबल है, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसके बारे में भी आप याद रखना, या तो कंपनी का मालिक देगा या भार साधक व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए। आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा प्राधिकरण की सहायता भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा प्राधिकरण की सहायता भी की जाएगी। आवश्यकता पर सहायता भी की जाएगी, सहायता भी उपलब्ध कराएगा, उपलब्ध
उपलब्ध कराएगा। प्रोक्योर द एड व्हेन नीडेड, कंपनी का ओनर या फिर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ऐसे होगा, जैसे आपकी कंपनी है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, जैसे आपको एक क्लास के अंदर देखने को मिलता है विकास श्रीवास्तव नाम का लड़का है, इसकी एक फैक्ट्री है विकास श्रीवास्तव की, ये विकास भाई की फैक्ट्री है, विकास की एक फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में क्या होता है, तो इसमें चप्पल बनती है, इसमें बनती है चप्पल, क्या बनती है, इसमें चप्पल बनती है। तो विकास की फैक्ट्री में मान के चलिए चप्पल बनने की वजह से यहाँ धीरे धीरे रिसाव होने लगा, किसी गैस का एक रिसाव हो गया, जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो गई। तो इसकी कंपनी में रिसाव हुआ, यहाँ कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों की डेथ हुई, लोगों की डेथ हुई। और बड़ी बात ये हमें कुछ दिन बाद पता लगी कि इस विकास की यहां कंपनी की वजह से यहां जो पानी जहां गिर रहा था तो पानी दूषित हो गया। अब क्योंकि यह एक प्रकार का प्रदूषण है, लोगों की डेथ प्रदूषण के कारण हुई है, तो अब इसकी जानकारी विकास को खुद अथॉरिटीज को देनी चाहिए। अगर विकास नहीं देगा तो उसी चप्पल से माहौल आगे बढ़ाया जाएगा। बेटा मान जा, कमेंट मैंने तुम्हारी सुन ली, ठीक है, तो आराम से टेंशन मत लो, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, बात को सुन लो। ध्यान नहीं देते तुम, ठीक है, ध्यान दिया करो। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, सेक्शन 10 की हम बात करते हैं, बिना परेशानी के आगे बढ़ते हैं, फटाफट सेक्शन 10 लिखेंगे बिना परेशानी के, ठीक है। चलो, सेक्शन 10 बहुत जरूरी है, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। सेक्शन 10 है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, ठीक है। क्या क्या हुआ अब है, लिखो, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, प्रवेश निरीक्षण की शक्ति, निरीक्षण की शक्ति, ठीक है। इसको कहते हैं पावर ऑफ एंट्रेंस एंड इंस्पेक्शन, पावर ऑफ एंट्रेंस एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन। अब ये क्या होता है उसको समझ लीजिए, पावर ऑफ एंट्रेंस या एक्सेप्शन, एंट्रेंस या इंस्पेक्शन क्या होता है वो समझना। देखो, कोई भी अधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ है, एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, इसके अधिनियम, इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा जो भी नियुक्त अधिकारी होगा, कोई भी ऑफिसर है यार जो इस अधिनियम के द्वारा अधीन हो जाता है, राइट, अधिकारी कहीं भी प्रवेश कर सकता है, मतलब कहीं भी प्रवेश कर सकता है, नमूने ले सकता है, प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर पाएगा, नमूने ले पाएगा, नमूनों की जांच कर पाएगा, नमूने ले सकता है, जांच कर सकता है, ले सकता है और जांच करा सकता है, जांच कर सकता है, कर सकता है। अगर वहां पर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं, ठीक है, टेक द सैंपल, नहीं, टेक द सैंपल, टेक इंस्पेक्शन, सैंपल का जरूर याद रखना भाई जी, टेक सैंपल, प्लीज इसको याद रखना, टेक सैंपल को। सैंपल का क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में कि किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत वो सैंपल ले सकता है, तो इस एक्ट के इस सेक्शन के तहत वो सैंपल ले सकता है, इसके बारे में याद रखना। आगे बात करते हैं बिना परेशानी के, ठीक है, चलिए। नहीं, सैंपल का मत लिखना, रुको रुको एक सेकंड रुकना, सैंपल का मत लिखना, नमूने ले तो सकता है जांच के लिए, बट नमूनों के लिए अलग से भी है, इसको नमूने को अलग से लिख लेना। अगर किसी ने यहां लिख लिया है तो टेंशन मत लेना, यहां गलत नहीं होगा, यहां गलत नहीं होगा, इवन आयोग ने भी इसको गलत नहीं किया था, सेक्शन 10 में ही रखा था। एक मिनट रुक जाना, नमूने यहां के थ्रू हम ले भी सकते हैं, बट पॉइंट इसमें आता है, उसके लिए अब सेक्शन नया है, सेक्शन 11 आपको देखने को मिलेगा, अब सेक्शन 11 देखने को मिलेगा। मैंने 10 और 11 को मिक्स ही कर दिया था लगभग, तो इसमें लिख लेना कि सैंपल की जांच कराने का अधिकार यहां पर है, सैंपल लेने की शक्ति, सैंपल या नमूने लेने की शक्ति, नमूने लेने की शक्ति यहां आएगा, नमूने लेने की शक्ति यहां पर आएगा। पहले यार ये सेक्शन 10 में आपको देखने को मिला था, बट इसको ना अभी चेंज कर दिया है, सैंपल एंड टू टेक एंड इंस्पेक्ट सैंपल्स, इंस्पेक्ट सैंपल्स, तो वो अब 11 में लिख लेना आप कृपया करके, इसमें 11 में लिख लेना, यस,
राणा साहब इसमें आप लिख लेना, 11 के अंदर लिख लेना, पहले 10 में ही आ रहा होता था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन हम बिना परेशानी के। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 12, रासायनिक प्रयोगशाला बनाया जाना। रासायनिक प्रयोगशाला बनाया जाना आपको यहां देखने को मिलता है। हाँ, मैंने लिख दिया शिब्बू भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे आगे बात करते हैं, सेक्शन 12 की हम बात करते हैं। सेक्शन 12 आप देखिए, प्रयोगशाला बनाए जाने के बारे में यहां पर बात की गई है। प्रयोगशाला बनाए जाने के बारे में यहां पर बात की गई है। लीजिए, प्रयोगशाला बनाए जाने के बारे में हम बात की जाएगी सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 की हम बात करते हैं प्रयोगशाला बनाए जाने के संबंध में। प्रयोगशाला बनाए जाने के संबंध में, बनाए जाने के संबंध में, जाने के संबंध में। ठीक है, चलो, प्रोविजंस ऑफ मेकिंग अ लेबोरेटरी, प्रोविजन ऑफ मेकिंग, प्रोविजन ऑफ मेकिंग लेबोरेटरी, मेकिंग लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के बारे में बात की गई है कि प्रयोगशाला बनाई जा सकती है किसके द्वारा, हु कैन मेक, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सरकार द्वारा। कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। पूछा जा सकता है इनकी संख्या कितनी हो सकती है, कितनी बना सकती हैं, कितनी बना सकती हैं, कितनी बना सकती हैं, हाउ मेनी, तो मोर देन वन, हाउ मेनी, यही लिखा हुआ है सीधा, कितनी बना सकती हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सीधा मोर देन वन, एक से अधिक बना सकती हैं, एक से अधिक बना सकती हैं। कहने का मतलब क्या है, स्पेसिफाई नहीं है, मोर देन वन यानी स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, आवश्यकता पड़ती है 10 बनाए, आवश्यकता पड़ती है 50 बनाने। यह किस प्रकार की लेबोरेटरी होंगी, सर ये प्रयोगशाला होंगी, लेबोरेटरीज होंगी, कैसी, एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज। ये किस पर होंगे, सर ये पर्यावरणीय लेबोरेटरीज होंगी, पर्यावरणीय लेबोरेटरीज होंगी, पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल आपको देखने को मिल जाएंगे, एनवायरमेंटल आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। दूसरा मैटर होता है कि इनका काम क्या होगा, नमूनों की जांच करना, नमूनों की जांच करना, नमूनों की जांच करना। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल्स, इसका काम होगा। किस प्रकार के नमूने हो सकते हैं, जल, थल, वायु, किसी भी प्रकार के, जल, जमीन, वायु, ठीक है, किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं। वो भले ही आपके कैसे हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी प्रकार के नमूने हो, या गैस किसी भी प्रकार के नमूने हो, सभी प्रकार के सैंपल्स की यहां पर जांच की जा सकती है, सभी प्रकार के सैंपल्स की यहां पर जांच की जा सकती है, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, बिना परेशानी के। ओके, चलिए, ठीक है, चलो, इसके बाद आता है बाबू सेक्शन 13। अब यहां पर जैसे कोई भी प्रयोगशाला बनी है, एनवायरमेंटल लेबोरेटरी बनी है, अगर कोई भी एनवायरमेंटल लेबोरेटरी बनी है तो इसमें क्या पॉइंट होगा, सर इसके अंदर एक ऑफिसर को भी नियुक्त करना पड़ेगा, राइट, किसी ना किसी ऑफिसर को भी नियुक्त करना पड़ेगा, जी हाँ। तो आप उस ऑफिसर को भी नियुक्त कर लीजिए, आप उस ऑफिसर को भी नियुक्त कर लीजिए। तो उसके बारे में मैं सेक्शन 13 में लिखूंगा, जो भी पर्यावरण प्रदूषक के लिए विश्लेषक होगा, विश्लेषक यानी जो भी वहां पर वो व्यक्ति होगा जो नमूनों की जांच करेगा, उसको भी लिखिए।
तो भाई इसमें पता है क्या लिखा हुआ है, जो पर्यावरण विश्लेषक होते हैं उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। विश्लेषक के बारे में आप लिखेंगे कौन होता है, एनालिसिस। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस नहीं होता, गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट आप लिखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एनालिस्ट, एनालिस्ट बाय गवर्नमेंट। अब ये एनालिस्ट की अपॉइंटमेंट क्यों हुई है, ताकि नमूनों की जांच अच्छे से हो सके, इसलिए आपको देखने को मिलते हैं। सरकारी विश्लेषक होते हैं ये, तो एनालिस्ट होते हैं ये, किस कारण से होती है, नमूनों की जांच के लिए। क्यों होती है, नमूनों की जांच के लिए। सर आपके घर वाले आपको भी नमूना कहते हैं, जैसे आप लोगों के घर वाले आपको भी नमूना कहते हैं, तो आपकी जांच कौन करता है, आपकी जांच आपके बड़े भाई बहन करते हैं। जिस तरीके से वो कमर में 2-4 जड़ देते हैं, कई बार आपके चाचा वाचा जो होते हैं वो भी आपकी जांच कर देते हैं। तो इसी प्रकार से नमूनों की जांच करने के लिए रखा जाता है। लेकिन ये नमूने कहां से आते हैं, नमूने सेक्शन 11 से आते हैं, सेक्शन 12 में लेबोरेटरी में जाते हैं, और 13 में उन नमूनों का विश्लेषक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखना। तो नमूनों की जांच के लिए होते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल्स होती है, तो वो आपको यहां देखने को मिलती है, नमूनों की जांच। कृपया करके इसको याद रखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, अब ये पूरा जो विश्लेषक था उसने कोई रिपोर्ट रेडी करी, तो रिपोर्ट रेडी अगर होगी तो रिपोर्ट रेडी के बारे में आप लिखेंगे, किस प्रकार से रिपोर्ट रेडी होगी, वो सेक्शन 14 में रेडी होगी। सौंपनी किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 14 के अंदर रिपोर्ट का रेडी होना। ये सारी की सारी जो सेक्शंस है ना, जितनी भी धाराएं हैं, ये पास हैं। 11 के अंदर क्या होता है, नमूने इकट्ठे होते हैं, 12 में लैब में जाते हैं, 13 में उनका विश्लेषण होता है, विश्लेषक विश्लेषण करता है, 14 में वो उसकी रिपोर्ट रेडी करता है और वो गवर्नमेंट को भेजता है। रिपोर्ट का जो भी हमारा विश्लेषक है, रिपोर्ट का विश्लेषक द्वारा किसको सौंपा जाएगा। विश्लेषक अगर रिपोर्ट रेडी कर रहा है तो किसको सौंपेगा, सर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को सौंपा जाना, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपना। तो ये चीज आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिख रखी है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल इतना ही लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप इसको लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के आप इसको लिख लीजिए, बिना किसी परेशानी के आप इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए फटाफट हम बात करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 15। इस पूरे अधिनियम की जान है सेक्शन 15। अगर आपने सेक्शन 15 ही नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पूरे अधिनियम की जान ही सेक्शन 15 है। और आप लाइक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या हुआ आज? थोड़ी बहुत आपकी लड़ाइयां वड़ाइयां चल रही हैं? एक बात तो बताइए। यस नोटेड। तो इतना सारा याद कैसे होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आकांक्षा जी, आप अगर रेगुलर रिवीजन करेंगी तो वो आपको याद होगा। हलवा नहीं है जो आपने 5 मिनट में खा लिया, नहीं। सेक्शन 15 आप लिखिए। अगर कोई इस अधिनियम के अंदर किसी भी सेक्शन का उल्लंघन करता है तो आपको यहां देखने को मिलेगा सेक्शन 15 में, राइट। तो हेडिंग डाल लीजिए सक्सेना साहब, सेक्शन 15, सेक्शन 15 हेडिंग आप डालिए। और बताओ क्या चल रहा है, मौज आ रही है? तो दरोगा सुन के आपको बढ़िया लगता है? इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए दंड व सजा, किए गए अपराधों के लिए दंड व सजा, दंड व सजा, वह सजा, इसको लिखते हैं अबैटमेंट एंड पनिशमेंट, अबैटमेंट एंड पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, अबैटमेंट एंड पनिशमेंट, अबैटमेंट एंड पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अधीन किस प्रकार से सजा या दंड मिलता है। तो यार इसमें ना मैक्सिमम सजा का उल्लेख है, मिनिमम तो कितना ही भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का क्राइम है। किसी ने बहुत बड़ा कोई एनवायरमेंटल कुछ ऐसा कर दिया है जैसे प्रदूषण फैला है,
या फिर बहुत छोटा सा है या बहुत बड़ा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट इसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसके अंदर पूछा जाए कारावास कितना हो सकता है, यानी सजा कितनी हो सकती है। आप मान के चलिए आपने पराली जला दी, ये तो बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, तो जेल कितनी हो सकती है आपको, पराली जला दी। डिपेंड करेगा कितनी पराली जलाई, किस परिस्थिति में जलाई, राइट। तो ये चीज मैटर करती है। अगर बहुत आपका सीवियर सा क्राइम है, बहुत छोटा सा क्राइम है, तो कम सजा मिलेगी। बट मैक्सिमम कितनी सजा मिल सकती है, वह अधिकतम 5 वर्ष मिल सकती है। कारावास अप टू 5 ईयर्स मिल सकती है, अप टू 5 ईयर्स मिल सकती है। तो क्या इसमें जुर्माना हो सकता है, क्या इसमें फाइन अथवा जुर्माना लग सकता है, फाइन या जुर्माना आपका लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। जुर्माने का भी उल्लेख है इसमें, ये अप टू 1 लाख है, ये 1 लाख रुपए तक का लग सकता है। अब बड़ी बात यह है कि जब राजस्थान सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया है कि इसके अंदर जो जुर्माना लग सकता है वो अधिकतम कितना लग सकता है, तो आपको आंसर देना था 1 लाख, अगर आप राजस्थान से हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको की जाती है, इसके बारे में आप याद रखना बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं किस प्रकार से और चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सर दरोगा की स्पेलिंग ही नहीं पता है, सुनकर अच्छा लगता है, वो बहुत बढ़िया। ये भी बढ़िया है भाई। ठीक है, चलिए। गिरी बाबा कह रहे हैं, गिरी बाबा एज क्या है आपकी, मुझे बस इतना बता दीजिए, उसी में बस आप मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ी बहुत, उससे इतने बैचेस का अंदाजा आपको लग जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक्शन, इसी के अंतर्गत आपको कुछ और बातें भी देखने को मिलती हैं, जैसे जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई इस उल्लंघन को जारी रखता है, यदि यदि किसी को कहा गया कि भाई आपने ये अपराध किया है, आप इस अपराध को रोक दें, वो नहीं मानता, उल्लंघन जारी रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सजा है, फाइन है, वो उसको कितना होगा वो समझिएगा, बात को समझना। यदि उल्लंघन जारी रखा जाए, यदि उल्लंघन जारी रखा जाए, जारी रखा जाए, ठीक है, अगर उल्लंघन जारी रखा जाए तो उसमें फाइन कितना लगता रहेगा, फाइन 5,000 पर डे का फाइन लगता रहेगा रेगुलरली, अगर वो उसको नहीं रोकता है तो। अच्छा, ऐसा नहीं है, सब्सिक्वेंट क्राइम भी इसमें होता है। सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति में किया गया अपराध, पुनरावृत्ति में किया गया अपराध, इसको भी आप लिख लेंगे, पुनरावृत्ति में किया गया अपराध, पुनरावृत्ति में किया गया अपराध, पुनरावृत्ति में किया गया अपराध, किया अपराध। अच्छा, अधिकांशतः है, अब मुझे आप ये बताना पुनरावृत्ति वैसे कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है, इसमें 3 वर्ष की नहीं है, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट क्राइम, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट क्राइम, सब्सिक्वेंट क्राइम इसको बोला जाता है, सब्सिक्वेंट क्राइम इसको बोला जाता है, इसके बारे में समझिएगा, सब्सिक्वेंट क्राइम इसको बोला जाता है, तो कृपया करके इसके बारे में याद रखना सब्सिक्वेंट क्राइम किस तरीके से है ये। तो सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब ये हुआ कि अगर अपराध हुआ है उसको पुनः पुनः उसकी पुनरावृत्ति करना, ये चीज आपको देखने को मिलता है, राइट। तो उस चीज को लिखना, 1 वर्ष के भीतर ही अगर पुनः उल्लंघन हो जाए, 1 वर्ष के भीतर पुनः उल्लंघन होने पर, पुनः उल्लंघन होने पर हम देखते हैं, पुनः उल्लंघन पर अगर हम देखें, पुनः उल्लंघन पर, तो इसमें सजा कितनी है, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स की इसके अंदर आपको सजा यानी जेल देखने को मिल जाएगी। कारावास कितनी, 7 वर्ष तक की कारावास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बिना परेशानी के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए फटाफट से आगे हम बात करते हैं अगली। अब बाबू बात करते हैं इसमें सेक्शन 16 और सेक्शन 17 की, दोनों ही जरूरी हैं। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए। अरे कोई बात नहीं यार,
गिरी बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, आप पढ़िए। आप निश्चित तौर पर, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है जब तक वो मेरे हाथों में है। आप निश्चिंत रहिए, आप पढ़िए। कोई भी समस्या अगर आपको आती है, मैं पर्सनली इस बारे में, आपकी जो भी डाउट्स हैं आप लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसके बारे में चर्चा भी की जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, खुल के खेलिए। ठीक है, और मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सेक्शन 16 की हम बात करते हैं और सेक्शन 17 की बात करते हैं। सेक्शन 16 और 17 नेचर वाइज तो सेम है, बट उसके अंतर्गत बातें बहुत अलग अलग है। ठीक है, चलिए। जैसे सेक्शन 16 में क्या देखने को पहले 15 करा है ना, अभी सेक्शन 16 हम देखते हैं। सेक्शन 16, सेक्शन 16 की हम बात करते हैं। सेक्शन 16 के इस बारे में चर्चा करेगा। दिस इज ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, ऑफेंसेस बाय कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनियों के द्वारा अपराध, पेपर में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि कंपनियों के द्वारा अपराध किस सेक्शन में है, केवल इतना ही आएगा। कंपनियों द्वारा अपराध किस सेक्शन में, केवल इतना ही आएगा। कंपनियों द्वारा अपराध, द्वारा अपराध आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कंपनियों के द्वारा अपराध आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद है सेक्शन 17, सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा किया गया अपराध। अगर कोई सरकारी व्यक्ति जो अपने पद की गरिमा पर है, लेकिन वह अपने पद का सम्मान नहीं करता, इवन उसका काम है प्रदूषण को रोकना, वो प्रदूषण बढ़ाता है। जैसे मान के चलो एक सरकारी ऑफिसर अपॉइंट हुआ कि उसे प्रदूषण रोकना है, तो वो एक किसान को जाके कह के आता है कि भाई साहब आप पराली मत चलाना, क्योंकि अगर आप पराली चलाओगे तो हो सकता है उससे आपका जो प्रदूषण है वो बढ़ जाए। शाम के टाइम वो चाहता है कि अरे भाई साहब आप तो अपने ही आदमी हो, कोई नहीं पीछे ले लो, आप ऐसा करो, ये लो 2-3 पेटी इधर से उधर करवा दी, उसने आग लगवा दी उसमें। तो उसने क्या काम करा, अपने कर्तव्यों का दायित्व उसने पूरा नहीं किया, अपितु उसने अपराध भी किया। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, उसको सेक्शन 17 में उल्लेखित किया गया है। सरकारी ऑफिसर के द्वारा, आप लिख सकते हैं सरकारी अफसर द्वारा या अधिकारी द्वारा, सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए, निर्वहन ना करते हुए, करते हुए तथा अपराध किया जाना, तथा अपराध किया जाना, अपराध किया जाना तथा अपराध किया जाना आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए अपराध किया जाना, पनिशमेंट, पनिशमेंट बाय, या फिर सॉरी ऑफेंस होगा ना यार, धत्तरी पनिशमेंट लिख दिया, ऑफेंस हो गया, ऑफेंस, ऑफेंस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक बात होती है, ऑफिशियल्स तो ठीक है, कंपनी में अपराधी कौन माना जाएगा? क्या कंपनी का मालिक अपराधी होगा? यदि कंपनी के किसी कृत्य में, कंपनी के किसी कृत्य के द्वारा अपराध हुआ है, यदि, आप लिखिएगा, यदि कंपनी में किसी अनियमितता के कारण, किसी अनियमितता के कारण, किसी अनियमितता के कारण, मितता के कारण, नियमितता के कारण अपराध हुआ है, अपराध हुआ, तो उसका मालिक, प्रबंधक सब दोषी होंगे, मालिक, प्रबंधक सबके सब दोषी होंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, यदि कंपनी किसी अधिनियम के कारण अपराध हुआ है, कंपनी में अनियमितता के कारण हुआ है, इसको लिखते हैं ऑफेंस बाय, ऑफेंस बाय इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी। अगर ऑफेंस इरेगुलरिटी के साथ हुआ है तो इसका जो एमडी है, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी निदेशक है, निदेशक है, सीईओ है यानी कार्यवाहक है, सीईओ है यानी कार्यकारी है, या भार साधक है, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, मुख्य है एंड रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो वो सब के सब लोग जो है ना, वो सब के सब लोग दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है तो केवल उसी व्यक्ति पर मुकदमा होगा। यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा हुआ है तो केवल उसी पर मुकदमा, एक व्यक्ति द्वारा है, केवल एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है, ही जिम्मेदार है,
यदि एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है तब उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, केवल वही दोषी माना जाएगा, केवल वही दोषी होगा, केवल वही दोषी होगा। ओनली सिंगल पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल देन, if only single person is responsible, if only single person is responsible, यदि अगर सिंगल पर्सन ही रेस्पॉन्सिबल होगा, इफ ओनली सिंगल पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल, यदि किसी एक व्यक्ति को ही जिम्मेदार है, यदि एक व्यक्ति ही, कोई लिखना पड़ेगा ना, यदि कोई एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है तो केवल वही दोषी माना जाएगा, केवल वही दोषी होगा, फिर सब दोषी नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो 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 चलो। इंपॉर्टेंट है ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो हमने सेक्शन 17 में लिख दिया। ताबड़तोड़ इसको भी लिख हमारी है, एकदम सेट तरीके से इसको भी लिख हमारी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ले आओ भाई। ठीक है, चलिए। क्या कंपनी के अधिकारी जिनको दोषी ठहराया गया है वो किसी प्रकार से बच सकते हैं? बच सकते हैं। एमडी या निदेशक के बचने के चांसेस हैं। यह सूचना देकर अगर ये सूचना दे दें तो सूचना देकर, या फिर प्रदूषण रोकने का प्रयास करके बच सकते हैं। प्रदूषण रोकने का प्रयास करके बच सकते हैं। प्रदूषण रोकने के प्रयास से बच सकते हैं। प्रयास से बच सकते हैं। प्रयास, अगर ऐसा करते हैं तो वो बच सकते हैं, बच सकते हैं, बच सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो सिगरेट बनती है, सिगरेट, क्या ये पर्यावरण के लिए सही है? जब सिगरेट बनती है टोबैको उसमें यूज होता है, जब सिगरेट बनती है पेपर उसमें यूज होता है। न जाने हजारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं सिगरेट बनाने के लिए, लेकिन क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? होती है। बच कैसे जाते हैं? वो सिंटैक्स देते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? अपने किए गए प्रदूषण के एवज में, अपने किए गए प्रदूषण के एवज में वो जो क्षति पहुंचा रहे हैं उसको वो मॉनेटरी बना लेते हैं। मॉनेटरी मतलब पैसे से उसे तोड़ देते हैं। ये परिस्थितियां यहां पर आती हैं। कहते हैं कि हम प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे दे देते हैं कि हमने जितने पेड़ काटे उतने लगा दिए। ये चीज यहां पर की जाती है। इस वजह से आपको यहां देखने को मिलता है कि इनके द्वारा माहौल को जमा दिया जाता है। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेम, ये अधिकारी भी बच सकते हैं अगर इनको जानकारी ना हो। ठीक है, बच सकते हैं। किस परिस्थिति में बच सकते हैं? किस परिस्थिति में बच सकते हैं? जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव या रोकने का प्रयास, जानकारी का अभाव हो। ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या रोकने का प्रयास, या रोकने का प्रयास किया गया था। ऐसा होगा तो उसको मान लिया जाए, कंसिडर कर लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये बढ़िया आदमी है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो फटाफट से। फटाफट लिखिए। आगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ही बचे हैं। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए। सो स्टैटिक जीके कब आ रही है? निशु मेरे भाई, स्टैटिक जीके की सीरीज आ चुकी है। आज दोपहर में 3 बजे वीडियो भी आ रही है। गिरी बाबा, वो जो आप कह रहे हो वो तब होगा जब मैं इंपॉर्टेंट एक्ट करा दूंगा, उसके बाद वो होगा। ठीक है, पहले बीएनएस होगा, देन वो होगा इंपॉर्टेंट केसेस। आगे बढ़े भैया जी, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। 18वां है बाबू, इसके बाद सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगा। सेक्शन 18 है, फिर सेक्शन 19 होगा। बहुत ध्यान से आप देखना सेक्शन 18 क्या है। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई
कार्यवाही का संरक्षण, कार्यवाही का संरक्षण। तो अगर कोई भी कार्रवाई सद्भावना पूर्वक की गई है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं होगा, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, टेकन इन गुड फेथ, गुड फेथ में काम किया गया लल्ला तो बच जाएगा वो। चलिए सेक्शन 19 आप देखेंगे, सेक्शन 19 इसके बाद आप देखेंगे, 19 आप देखेंगे। सेक्शन 19 भी इतना ही जरूरी है जितना 18 है। वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सुनवाई कौन करेगा? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस, सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा? आप बताइए सुनवाई कौन करेगा? आपकी नजरों में ऐसा कौन है जो इस सुनवाई को कर सकता है, इस सुनवाई को करने के लिए जिम्मेदार है? फटाफट बताइए सुनवाई कौन करेगा? देखो केंद्र सरकार, प्राधिकरण या अधिकारी, केंद्र सरकार या प्राधिकरण मेजर होंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट आप लिखेंगे केंद्र सरकार या प्राधिकरण, केंद्र सरकार या प्राधिकरण, या तो केंद्र सरकार करेगी या प्राधिकरण करेगा, या इसका कोई भी अधिकारी है तो वो करेगा। ट्राइब्यूनल बोलते हैं इसको, ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, या कोई भी ऐसा अधिकारी जो केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया हो अधिकारी, ऐसा कोई भी अधिकारी है। इसके अंदर टेन्योर दिया होता है, समय सीमा है, कार्यवाही से 60 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, कार्यवाही से 60 दिन पूर्व सूचना भी देनी होती है, इसे 60 दिन पूर्व सूचना, ताकि वो उतने समय में उस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर सके। 60 दिन पूर्व चेतावनी या सूचना देनी होती है, पूर्व सूचना, इसको बोलते हैं 60 डे प्रायर नोटिस, 60 डे प्रायर नोटिस, प्रायर नोटिस। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो उसको रोकने की कोशिश कर ले, अगर वो रोकने की कोशिश कर लेगा तो उसके खिलाफ सजा नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 60 डे प्रायर नोटिस आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़िएगा बिना परेशानी के, फटाफट नोट करते हैं, ठीक है। जितने भी अधिकारी ऐसे होंगे जो सेक्शन 3 के थ्रू अपॉइंट किए जा रहे हैं, जो भी केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है, एनी ऑफिसर अंडर सेक्शन 3, अंडर ऑफिसर, एनी ऑफिसर, सेक्शन 21 में है वो, एनी ऑफिसर अंडर सेक्शन 3 इज पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सेक्शन 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी, सेक्शन 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी लोक सेवक होगा। नियुक्त अधिकारी कौन होगा भाई जी? अधिकारी लोक सेवक होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। वो कौन होगा भाई? सब पब्लिक सर्वेंट होगा भाई जी। कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा, जो भी सेक्शन 3 के अधीन नियुक्त हुआ है उसके बारे में याद रखना बिना परेशानी के। नेक्स्ट बाबू, अधिकारिता का वर्जन। अधिकारिता का वर्जन है, गुरुजी डेली क्लास लो हमें। अच्छा बेटा, कोई गरीब नहीं होता, ठीक है, कोई गरीब नहीं होता। आप ये कह भी कैसे रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास शिक्षा है, आप अमीर हैं, राइट। लो आगे लिखो, सेक्शन 22 क्या कहता है। सेक्शन 22 भी बहुत जरूरी है, इस पेज पर खत्म हो जाएगा, बहुत प्यार से लिखना। सेक्शन 22 यहां पर आता है, अधिकारिता का वर्जन है सेक्शन 20, सेक्शन 22 अधिकारिता का वर्जन, अधिकारिता का वर्जन, का वर्जन, प्रोहिबिशन ऑफ, अधिकारिता का मतलब होता है जुरिडिक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ जुरिडिक्शन है, प्रोहिबिशन ऑफ जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन। तो कहने की बात क्या है कि इसको ना, जो मैटर्स हैं ये सिविल कोर्ट्स में नहीं जा सकते,
सिविल कोर्ट्स कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, कोर्ट्स कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, ये वाद योग्य नहीं होंगे। मामले जितने भी होंगे यह सिविल न्यायालयों में नहीं जा सकते, सिविल न्यायालयों में नहीं जा सकते। कहां जाएंगे सर? यह आपके निर्धारित ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे। कहां जाएंगे? केवल ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, जो भी रेस्पॉन्सिबल ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरणों में जाएंगे, न्यायाधिकरण में जाएंगे, न्यायाधिकरण में जाएंगे, इसमें जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, न्यायाधिकरण में जाएंगे, राइट। सिविल कोर्ट्स में ये मामले नहीं जा सकते, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब बाबू इसमें आता है आपका सेक्शन 23, 24, 25, ये आपको देखने को मिलता है। 23 आपको देखने को मिलता है, 23, 24, 25, 26 समझते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे 23, 25, 26 समझते हैं, वो जरूरी है। 23, 24 जरूरी नहीं है, आप 23 समझिए, 24 जरूरी नहीं है, 25 और 26 समझिए। 23 सेक्शन 23 समझिए, 24 जरूरी नहीं है। सेक्शन 25 समझिए और सेक्शन 26 समझिए, फिर ये क्लियर हो जाएगा आपको, फिर आपके सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इसके बाद क्वेश्चन करने हैं, तैयार हैं आप? एक बार फटाफट बता दीजिए। देखो 23 में लिखा हुआ है क्या, इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र को प्राप्त हैं। केंद्र को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जिसको बोलते हैं प्रत्यायोजित करने की शक्ति। केंद्र की प्रत्यायोजित करने की शक्ति, केंद्र की प्रत्यायोजित करने की शक्ति, प्रत्यायोजित करने की शक्ति, करने की शक्ति, शक्ति, पावर ऑफ सेंटर टू मेक प्रोविजन ऑफ पावर्स, पावर ऑफ सेंटर टू मेक प्रोविजन ऑफ पावर, राइट। इसमें क्या है? पावर ऑफ सेंटर टू मेक प्रोविजन ऑफ पावर, सेंटर टू मेक रेगुलेटिंग पावर, रेगुलेटिंग पावर, कि रेगुलेटिंग पावर भाई जी ये बना सकता है। अब क्या है इसका मतलब? अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, मतलब मान के चलो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को लगने लगा ऐसा, तो वे पावर्स को डिवाइड कर सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम पर शक्ति, इस अधिनियम पर, इस अधिनियम पर विचार करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, की शक्ति राज्य व राज्य को सौंप सकती है, राज्य या न्यायाधिकरण को सौंप सकती है, अधिकरण को सौंप सकती है, सौंप सकती है, न्यायाधिकरण को सौंप सकती है अगर उसको ऐसा लगता है, ठीक है। चलो, वो पावर्स दे सकती है, कैन गिव पावर्स, ठीक है। चलिए याद रखो, सेक्शन 25 की बात हम करें अगर, इसमें क्या लिखा हुआ भाई जी? सेक्शन 25 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, पावर, इस पूरे अधिनियम में प्रावधान में कोई संशोधन करना है वो सेंटर का पावर होगा। प्रावधान में परिवर्तन, प्रावधान में परिवर्तन, या इस अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन केवल केंद्र सरकार कर सकती है, केवल केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार कर सकती है, सरकार कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस एक्ट इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, दिस एक्ट इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, कि भाई जी ये जो एक्ट है ना, ये किसका सब्जेक्ट है? सर दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर। नियम बनाने की शक्ति किसकी है? सेंटर की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब अधिनियम के अधीन अगर कोई भी आप संशोधन करेंगे तो वो 30 दिन के भीतर संसद से पारित होना चाहिए। अधिनियम में कोई भी संशोधन संसद से 30 दिन में पारित होना चाहिए। अधिनियम में कोई भी संशोधन, अधिनियम में संशोधन 30 दिन में, अधिनियम में संशोधन 30 दिन में 30 दिन में संसद से पारित होना चाहिए, संसद से पारित होना चाहिए, पारित हो, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, कोई भी संशोधन अगर है, एनी अमेंडमेंट मस्ट पास विद इन 30 डेज, एनी अमेंडमेंट मस्ट पास इन 30 days फ्रॉम पार्लियामेंट, 30 days फ्रॉम पार्लियामेंट,
फ्रॉम पार्लियामेंट। तो जैसा मैंने बताया कि पास कितने दिन में हो जाना चाहिए, 30 दिन में होना चाहिए। अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए, तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं, एक बार यस कर देंगे और लीजिए फिर एक तरफा सवाल। तो पीडीएफ का लिंक है ऊपर, ज्वाइन करो। हाँ भाई, पीडीएफ का लिंक ऊपर लिखा हुआ है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। किस प्रकार के छात्र हैं आप, मुझे तो ग्लानि महसूस होती है। ये हैं आप की राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो बन जाए दरोगा ये इंस्पेक्टर लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, माहौल बना देते हैं पूरा वेवी। लीजिए आपके सामने क्वेश्चंस को फेंका जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पहले से कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आप पहले से कर चुके हैं, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। ये लीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तकरीबन आपके क्वेश्चन आने वाले एक तरफा सवालों को जवाब आपको देना है। पहला सवाल आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? व्हेन डिड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 19/11/1986। 23 मई के अंदर भाई जी ये क्या हुआ है सर, ये पारित हो गया है। लागू कब से हुआ है? 1986, 19/11 से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? चलो फटाफट बताइए, कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं आपको देखने को मिलती हैं? क्या रे, आगे हम बात करते हैं कितनी धाराएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अरे बहुत आसान है, अभी शुरुआत में पूछा था मैंने, या तो तुम आंसर कर दो, ना तो फिर देखो तुम्हें लठ तोड़ना पड़ेगा, ऐसे काबू में नहीं आओ तुम। फटाफट बताइए क्या होगा भाई जी करेक्ट? सर धारा 26 बता रहे हैं बच्चे। अच्छा लो जी भाई, 26 धाराएं आपको देखने को मिलती हैं, करेक्ट है। भाग कितने? भाग 4 है इसमें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम गणराज्य की किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? आप सभी जानते हैं ये किया गया था 36वें वर्ष, क्योंकि 1950 में हुआ था और 86 में एक्ट आया है, तो बीच का गैप कितना है? दैट इज 36 ईयर्स। अगला, अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है बताइए? थल, जल, वायु, भूमि, जल, भूमि तथा वायु, भूमि तथा वायु, मानवीय, प्राणी, सूक्ष्म पौधे, सबके सब आपके पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, आप वो और वो तीनों ही इसमें शामिल हैं। आप उनके पीछे, वो आपके पीछे, और उनके पीछे कोई और। देखिए आप, तो ये है आपको देखने को मिलता है, वो सबके सब आपके पर्यावरण, मतलब पीछे का मतलब क्या है? जैसे मेरे पीछे दीवाल है ये, ठीक है, यूबी है, क्वाड है मेरे सामने, तो ये सब उसमें आएंगे, है ने? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक कहां वर्णित है? पर्यावरण प्रदूषक का जिक्र कहां किया गया है? प्रदूषक बोल रहा हूं ना कि प्रदूषण, प्रदूषक बोल रहा हूं ना कि प्रदूषण। सर ये कहां देखने को मिल जाएंगे आपको? अरे बोलो ना भाई। सर आप यूपी पुलिस समारोह में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं अलग से आपका एक मजबूत समारोह कराने वाला हूं, दरोगा समारोह होने वाला है, उसके साथ ही फिर सिपाही समारोह होगा, तो वो दोनों समारोह मैं कराऊंगा नोएडा में, तो आप सभी आमंत्रित हैं। जुलाई में था मेरा प्लान, अगर आप कहते हैं तो करा देता हूं, अभी ऐसे ही करा देता हूं मैं कभी भी। ठीक है, धारा 2 भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मामले इसको प्रभावी करने के लिए, त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण नियुक्त किया गया था? यूपीएसआई 2021। ऐसा जो त्वरित मामलों को निपटा दे, क्या आपको देखने को मिलता है? जो मामलों को तुरंत निपटा दे, इसके लिए आपका नेशनल ग्रीन अथॉरिटी एनजीटी आपका बनाया गया था। 2010 में आपका ये बना था, 2010 में आपका ये बना था। अगला सवाल, व्हाट इज द मीन्ड बाय एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट? एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? देखो बात को समझिएगा, ये सवाल हो चुका है, इसका मैंने समझा दिया था कि सारे के सारे पर्यावरण प्रदूषक हैं। इसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है जब पर्यावरण में प्रदूषक हो, जब पर्यावरण में प्रदूषक हो, वर्ण में प्रदूषक हो, तो वो कंडीशन होती है पर्यावरण का पॉल्यूशन होती है। प्रदूषक हो, जब पर्यावरण में प्रदूषक हो, तो वो कंडीशन पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। आगे बढ़िए। पर्यावरण प्रदूषक किस धारा में है? पर्यावरण प्रदूषण किस धारा में है? 2C में है बच्चों ये। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। परिसंकट में पदार्थ को व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिलती है? आप इसको कब यूज कर सकते हैं? जो परिसंकट में पदार्थ होते हैं, आप इनको कब यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है।
कहां लिखा हुआ? धारा 8 में लिखा हुआ है। कब मिल सकती है छूट? पिछली बार भाई गलत हो गया था आपसे, अब है, गलत कर दिया था पिछली बार तुमने, ये याद आया? बहुत बच्चों ने गलत किया था ये। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? भाई जी करेक्ट आंसर इसका होगा जब उसने प्रतिक्रिया रक्षा उपायों का पालन किया हो। इसको पिछली बार बहुत बच्चों ने गलत किया था, अब की बार कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है? मधु ने भी इसका आंसर दे दिया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जितने भी अधिकारी हैं उसको कौन नियुक्त करेगा? कोई भी अधिकारी हो, ये जितने भी अधिकारी हैं, पहली बात ये सबके सब पब्लिक सर्वेंट होंगे, ये सबके सब पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये कहां लिखा हुआ है? ये सेक्शन 21 में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका केंद्र सरकार इनको अपॉइंट करती है, ये सब पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं, राइट? चलो आगे लिखिए अगला सवाल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति है? पर्यावरण संरक्षण की अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति उपबंधित है? केंद्र सरकार आपको निर्देश दे सकती है, कहां पे लिखा हुआ है? केंद्र सरकार अगर चाहे तो निर्देश दे सकती है, ये कहां पे लिखा हुआ? फटाफट आप बताएंगे कि सर केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं, फटाफट बताइए। निर्देश दिए जाने के बारे में कहां पर बात की गई है? फटाफट बताओ। देखो यार, ये धारा 5 में आपको देखने को मिलता है गवर्नमेंट जिसमें निर्देश कर सकती है, दैट इज धारा 5, नॉट धारा 3। ये धारा 5 में निर्देश देने की शक्ति है। पर्यावरण हरित जो आपका हरित अधिकरण जो आपको देखने को मिलता है, यानी एनजीटी जो देखने को मिलता है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? सर न्यू दिल्ली में है और 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज इन न्यू दिल्ली। और स्टैब्लिश कब हुआ था? 2010 में आपका ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा बिना परेशानी के, 18 अक्टूबर 2010। हाँ, अब आपको ये बताना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण को जल, वायु, भूमि तथा जल के बीच मौजूद अंतर संबंधों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। अच्छा, क्या क्या? अन्य मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और संपत्ति। ओके, अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव, मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और सभी प्रकार की वनस्पति। बहुत बढ़िया बच्चे, प्रॉपर्टी एनवायरमेंट में नहीं आती, ठीक है? हाँ ये बिल्कुल आते हैं, ये सारे आते हैं, लेकिन ये कम है। इसके अलावा वनस्पति नहीं आई इसमें। दूसरा, पृथ्वी भी इसमें नहीं शामिल होती, इसमें होती है सभी प्रकार की वनस्पति। तो करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा डी, याद रखेंगे आप, डी इज द आंसर। वनस्पति भी इसमें शामिल है। अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध और संचालन के सीधे रूप से प्रभारी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रावधानों के तहत दोषी माना जाएगा। कंपनियों के ऑफेंसेस को कहां पर बताया गया है? कंपनी के जो ऑफेंसेस हैं इसको कहां पर बताया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, कंपनियों के द्वारा किए गए जो ऑफेंस है आपको कहां देखने को मिलते हैं? याद करो, धारा 16 में कंपनी अपराध करती है, 17 में गवर्नमेंट ऑफिशियल। धारा 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 17 में तो गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाएगा ना भाई जी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कौन सी धारा पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान करती है? बताओ। ये बहुत बढ़िया, पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान करती है। देखो भाई जी, इसके अंदर सेक्शन 10 में भी पर्यावरण संरक्षण प्रावधान है, 11 में भी, 15 में भी, 19 में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। ए एंड बी बोथ आपको देखने को मिलता है, ए एंड बी बोथ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाबू 9 में क्या है? जानकारी देना, जानकारी देना आपका 9 में आता है। ये किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, 9 इसमें आंसर नहीं हो सकता था, बाकी सारे आंसर थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल पूछा है कि क्वेश्चन मार्क डील्स पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। बताओ कहां पर है प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति? कहां पर है? 11 में तो होता है सैंपल्स का, 11 में होता है सैंपल्स कलेक्शन या इंस्पेक्शन, लेकिन 10 में क्या होता है? आप एंट्री ले सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। यह सेक्शन 10 में आपको देखने को मिल जाता है, राइट? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को उल्लंघन करने के लिए अधिकतम दंड कितना होता है? भाई फाइन तो है लाख रुपए, फाइन तो है 1 लाख, एक पूरी पेटी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट है 5 इयर्स। जानते हैं पनिशमेंट कितना है? 5 इयर्स है। बहुत बढ़िया। अगला है, स्पेसिफिकली सरकारी विभागों के द्वारा अपराधों को संबोधित करता है और अधिकारियों को जवाबदेह रखने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह है 17। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि जो अपराधी हैं उनके लिए, जो सरकारी गवर्नमेंट है उनके लिए क्या प्रावधान होंगे। अच्छा, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि यह अधिनियम अंब्रेला एक्ट है, यह अधिनियम अंब्रेला एक्ट है, अंब्रेला एक्ट है, अंब्रेला एक्ट है, ये किस आर्टिकल में लिखा है?
किस आर्टिकल में लिखा है, इसका आंसर आपको करना होगा कमेंट में। कल क्लास अगर आपको चाहिए तो जरूर बताना, कल की क्लास को हम कल इसको रेगुलेट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया मजा आया होगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।